हेलो दोस्तों, मैं साहिब स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवानी एज वगैरह में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हमने कोशिका वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, हम ह्यूमन रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, बिना देर करे हम शुरू करते हैं। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या चीज पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर एक जीव जंतु के अंदर क्या होता है, एक एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, ब्लड। तो उसका जो सर्कुलेशन किस तरह से हमारे शरीर में हो रहा है, उस बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो दोस्तों, ये रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है। नंबर एक खुला, एक तो होता ओपन और दूसरा होता बंद। तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, अब पूछा जाता है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसके अंदर किस में पाया जाता है। दोस्तों, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होगा उसमें क्या होगा, जो हमारे टिश्यू होंगे, जो हमारे टिश्यू और सेल्स, मतलब हमारे ऊतक और कोशिका जो होंगी उसके अंदर डूबी रहती है, ब्लड के अंदर। जैसे ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, एक तो ये पाया जाता है जो जितने भी कीट होते हैं, कीट भाई कीट, जब सभी कीटों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा के जो होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा जितने भी संघ आर्थ्रोपोडा के जो कीट जंतु हैं, सब में क्या पाया जाएगा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। दूसरा मोलस्का में, भाई मोलस्का के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो सीपी हो गई, सीपी और क्या हो गया, घोंघा। सीपी घोंघा जो होते हैं, भाई सभी जानते होंगे। इसके बारे में हम जब डिटेल से पढ़ेंगे, जब बात करेंगे। दोस्तों, ये एसएससी में कई बार कुछ प्रश्न पूछा गया कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो कीटों में पाया जाता है, मोलस्का के अंदर सीपी में पाया जाता है, घोंघा में पाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी इनके ऑर्गन्स होते हैं ना, वो ब्लड में डूबे रहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं बंद की। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाएगा। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो होगा, बंद कैसा होगा, बंद में क्या होगा, इसमें नालिका होंगी, नालिका। भाई नालिका क्या मतलब है, सिरा होगा और धमनी, यानी कि आर्टरी और वीन। तो दोस्तों, ये नालिका जो होती है, ये जो ब्लड होगा वो किस में चलेगा, नालिकाओं में चलेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल्स की बात करूं तो मानव, कौन सा, मानव में क्या पाया जाएगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है हमारे अंदर। तो दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे अपना मानव रक्त परिसंचरण तंत्र ही पढ़ेंगे। ठीक है। और शुरू करते हैं हम ह्यूमन रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन। मानव रक्त परिसंचरण। दोस्तों, आप इसे पढ़ने के बाद में क्या होगा, अगर आपके परिवार में किसी की अगर ब्लड टेस्ट होकर आता है ना, ब्लड रिपोर्ट आती है, आप उसको बिल्कुल प्रॉपर अपने परिवार को समझा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैं पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं आपको। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हृदय। तो हम एक टॉपिक, जो भी मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो भी ऑर्गन्स आते हैं, जो भी अंग आते हैं, उनके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सभी अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं, सबके थोड़ा सेंड कर दो। दोस्तों, उस रेलवे से कम 2 कदम आगे जाके पढ़ रहे हैं हम। आगे तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे नालिका। जितनी भी हमारी नालिका होती है, कौन कौन सी, धमनी होगी, सिरा होगी। ठीक है। उसके नंबर 4 पढ़ेंगे हम लिम्फ, यानी कि लसीका के बारे में पढ़ेंगे। तो लसीका को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। ये गांठें होती हैं हमारे अंदर, लिम्फ। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। भाई हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर ब्लड आता, हार्ट आता, नालिका, धमनी आती है, सिरा आती है, ये लसीका आता, लसीका बोलते हैं लिम्फ को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे।
दोस्तों शुरू करते हैं ब्लड। दोस्तों रक्त के अंतर्गत क्या रक्त क्या है, मतलब ब्लड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्लड है क्या चीज, तो ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों ऊतक क्या ऊतक होते क्या, इनके बारे में हम बिल्कुल आगे जाके पूरी तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके। ये तरल संयोजी ऊतक है और हमारे शरीर का 7 से 8%, 7 से 8 जो भाई शरीर का जो भाग होता है उसके 7 से 8% क्या होता है, हमारा रक्त होता है। ठीक है, ये है क्या, तरल संयोजी ऊतक है। नंबर तीसरी बात करें तो ये 5 से 5.5 लीटर, 5.5 लीटर के बीच पाया जाता है। तो जो बेसिक फैक्ट है दोस्तों, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करूं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्षारीय होता है, क्षारीय। 7.4 इसका पीएच मान होता है, पीएच मान। तो दोस्तों रक्त की बात करूंगा, रक्त है क्या, रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। शरीर के भार का 7 से 8% होता है और ये कितने 5 से 5.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में पाया जाता है। और ये इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय होती है। तभी इसका पीएच मान 7.4 के लगभग होता है, 7.2 से 7.4 के बीच तक होता है। ठीक है दोस्तों, आगे और इसका जो अध्ययन है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगर हम जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे अध्ययन, इसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी। दोस्तों हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन करा जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म, ये क्या है, मीजोडर्म की बात करूं तो मीजोडर्म क्या होता है, एक तो होगा एक्टोडर्म, एक होगा मीजोडर्म, एक होगा एंडोडर्म। दोस्तों जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, जब हम अपनी माता जी के पेट में होते हैं ना, तो उस वक्त 3 प्रकार की लेयर बनती है हमारे शरीर में। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये ऐसे 3 लेयर बनती हैं ऐसे। सबसे पहले कौन सी बनेगी, तो अभी बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि कैसे कैसे क्या होता है। दोस्तों एक ऐसे है कोई, ठीक है, एक हाँ ऐसे और ऐसे। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, और दूसरी होती है मीजोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। तो दोस्तों इससे एक्टोडर्म से क्या होता है, हमारी स्किन, जो हमारी स्किन है, जो बाहरी आवरण है वो किसका बना हुआ, एक्टोडर्म का बना हुआ। दूसरे नंबर मीजोडर्म की बात करूं, जो हमारा रक्त है, हमारा रक्त प्लस हृदय है ना, हमारा लीवर यानी कि यकृत किसके बने हुए हैं, वो मीजोडर्म के बने हुए हैं। एक्टोडर्म की बात करूं तो हमारी आंत, हमारी जो आंत है ना, और हमारी किडनी वगैरह ये किस चीज की बनी है, वे एक्टोडर्म की बनी है। तो दोस्तों पता लग गया होगा आपको कि हमारा जो ब्लड है वो मीजोडर्म से उसकी उत्पत्ति हुई है। हमारी भ्रूण अवस्था में 3 प्रकार की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से हमारी स्किन जो बाहरी आवरण होता है, मीजोडर्म से रक्त, हृदय, लीवर यानी कि यकृत, एक ही बात है। और एंडोडर्म से क्या, हमारी आंत हो गई, हमारा पैंक्रियाज यानी कि, और क्या हो गया, अमाशय जो होता है हमारा, अमाशय किसका बना हुआ होता है, एक्टोडर्म का, एंडोडर्म का। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, ब्लड को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को सभी जगह शेयर कर दो दोस्तों। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी ज्यादा आपके लिए अच्छे कंटेंट और पूरी केमिस्ट्री यहीं पे आपको कराई जाएगी सारी की सारी। दोस्तों हम बात कर रहे थे ब्लड की, ब्लड के बारे में हमने बता दिया था, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमोटोलॉजी कहते हैं, है ना। ब्लड कितना पाया जाता है इसके, तो दोस्तों ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड को दो प्रकार से बांटा गया। नंबर 1 क्या है, प्लाज्मा यानी कि जो ब्लड का तरल भाग है वो कौन सा, प्लाज्मा है। और एक है रक्त कणिका,
रक्त कणिका। दोस्तों जो ब्लड का तरल भाग होता है, जो ब्लड का तरल भाग है वो तो पाया जाएगा 55%, और ये जो होगा ये 45% होगा कण में, ठीक है। तो इस रक्त कणिका के अंदर, रक्त कणिका के अंदर ही हमारी ऐसे दो चीज पाई जाती है, एक तो होगा आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया ब्लड का। दोस्तों ब्लड की जो मैं बात करूं तो ब्लड को दो प्रकार से बांटा गया, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कणिका। ये हमारे जो तरल भाग है उसको तो हम प्लाज्मा बोलते हैं, और जो कणिका में भाग है जिसमें कण है, यानी कि जो कोशिका हमारे ब्लड की वो कौन सी है, वो 45% है। कैसे, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स, ठीक है दोस्तों। तब हम अब इनके बारे में एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर रक्त कणिका में आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी के, और फिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देख लो दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लेंगे प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं प्लाज्मा की। दोस्तों प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लाज्मा जो है वो हमारे ब्लड का 55% भाग है, और ये कैसा तरल भाग है, ठीक है, तरल भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता, इसके कार्य की अगर मैं बात करूं तो इसका कार्य क्या है, पचे हुए भोजन, पचे हुए भोजन का संवहन, और किस किस चीज का संवहन करे, हार्मोन्स का संवहन, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड का तरल भाग है। इसका कितना परसेंट है, 55% है। कार्य क्या होता है इसका, पचे हुए भोजन का संवहन करना, हार्मोन्स का संवहन करना, है ना। और क्या करती है, और इसके अंतर्गत कोई कुछ लवण पाए जाते हैं। लवणों की मैं बात करूं, एक तो पाया जाएगा इसमें कैल्शियम पाया जाएगा। दूसरा क्या पाया जाएगा इसमें, एक प्रोटीन होती है इसमें। कैल्शियम के बाद में क्या पाया जाएगा, क्लोरीन भी पाई जाएगा इसमें कुछ, हाँ दोस्तों। उसके बाद में इसमें वसा भी पाई जाए, कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाए। तो इसके काम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है, और ये यहाँ पर सोडियम होता है, Na, मतलब ये आयन होते हैं। तो ये कैल्शियम हो गया, ये सोडियम हो गया, कुछ मात्रा वसा के। दरअसल में होता क्या है, ये ब्लड का तो 55% भाग है, लेकिन इसमें होगा क्या, 90% जल होगा इसमें, बल्कि और भी ज्यादा 95% जल होगा। ये जो कैल्शियम पाई जा रही है इसमें, है ना, वसा पाई जा रही है, और अगर जितनी भी इसमें लवण पाए जा रहे हैं ना, उनका क्या होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके प्लाज्मा की हमने बात कर ली। कार्य क्या होता है, पचे हुए भोजन का संवहन, हार्मोन्स का संवहन, कैल्शियम पाई जा, कुछ लवण पाए जाते हैं इसमें, कैल्शियम, सोडियम, वसा पाई जा रहा है, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाई जाती है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें एक प्रोटीन पाई जाना 2 प्रकार की। तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाना 2 प्रकार की। प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन भाई कौन कौन से प्रोटीन पाई जा रहा है, एक तो पाया जा रहा है फाइब्रिनोजन, एक तो पाया जा रहा है फाइब्रिनोजन, और दूसरी कौन सी पाया, एल्बुमिन प्रोटीन। दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये हमारा ब्लड क्लोटिंग में काम करती है। ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का जमाने में काम आती है। तो इसका क्या काम होता है, इसमें प्लाज्मा में जल का संतुलन कौन बनाता है, एल्बुमिन प्रोटीन बनाती है, जल का संतुलन, ठीक है दोस्तों। अगर भाई इसमें सबसे क्या है, जलीय एक प्रकार का, इसमें जो संतुलन बना रही है वो कौन कर रहा है, एल्बुमिन प्रोटीन बना रही है। अगर पूछा जाएगा कि एल्बुमिन प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, दोस्तों एग में, अंडे में सबसे ज्यादा एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने प्लाज्मा की बात कर ली। जो रक्त का तरल भाग था वो था प्लाज्मा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, रक्त का एक भाग था प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या काम होता है, पचे हुए भोजन का संवहन करना, हार्मोन्स का संवहन करना, ठीक है।
ब्लड में जल का संतुलन बनाए रखना है ना। दो प्रकार के इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रोनोजन पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, कुछ मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम वो भी पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। सोडियम हमारे शरीर में क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है ना उसको सही करता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लेते हैं कण वाले भाग को लेते हैं, सब अब चलेंगे आरबीसी पर। अब हम लेंगे आरबीसी। दोस्तों ब्लड क्या है, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कणिका। कणिका वाला भाग प्लाज्मा हमने पढ़ ली है, अब कणिका वाले भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे रक्त आरबीसी की। आरबीसी, आरबीसी का मतलब है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। दोस्तों लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, इस दोस्तों पहला क्वेश्चन तैयार होता है आपका कि इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। दोस्तों जब हमारा ब्लड चेक होता है, किसी चीज अगर ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या आता है, ये नहीं आता कि लाल रक्त कणिका लिखा हुआ आता है ना, आरबीसी कभी कभी कहीं आ जाता कहीं नहीं आता। जो ये मेडिकल भाषा होती है उसमें आता है इरिथ्रोसाइट, जहां लिखा हुआ है कि इरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आरबीसी को, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो इनका दोस्तों निर्माण कहां होता है, अगर मैं इनके निर्माण की बात करूं तो अस्थि मज्जा में होता है इनका, अस्थि मज्जा। दोस्तों अस्थि मज्जा होता क्या, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अस्थि मज्जा देखो ऐसा होगा, ऐसे ही मान लो ये हड्डी है ये, तो इसके अंदर यहाँ ऐसा होगा, यहाँ इसमें हो गया, ये इस हड्डी में हो गया, YBM पाई जाना इसमें, YBM। ठीक है, उसमें होता है। दोस्तों इतना हमसे पूछा नहीं जाता, लेकिन जितना हमारे एग्जाम्स में आता है उतना केवल हम उतनी बात करेंगे। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, है ना। इसका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 120 दिन का होता है। 120 दिन भाई, 120 दिन ये बनी और 120 दिन तक जीवित रहेगी। 120 दिन तक जीवित होने के बाद में इसकी जो इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है कहाँ, लीवर, पीलिहा में। कहाँ हो दोस्तों, पीलिहा, पीलिहा या यकृत में, यकृत में। तो इसीलिए अब भाई एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पीलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है एसएससी का तुम घटना चक्र उठा के देख लेना दोस्तों। ब्लड का अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए, खूब सब चेक करके देख लियो, तुम्हारे पास बुक भी होंगी, सब कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, आरबीसी के बारे में हमने बात करी। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसे बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो होता। कार्यकाल इसका जो वो है समय, कितने दिन तक जीवित रह रहा है, 120 दिन तक। मृत्यु कहाँ होगा, पीलिया में और यकृत में, यकृत में भी होगा इसकी। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम अगर बात करें भ्रूण अवस्था में, भाई भ्रूण अवस्था में जो इसका निर्माण होगा ना आरबीसी का, वही लीवर में होगा, यानी कि यकृत में होता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम आरबीसी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरबीसी में जो सबसे मेन चीज है भाई, हमारे ब्लड का रंग जो है वो लाल है। लाल होने का कारण क्या है, क्योंकि इस आरबीसी का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन, दोस्तों ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें जो ये हीमो होता है, ये इस हीमो क्या होता है, हीमो क्या होगा, वर्णक होगा, वर्णक क्या होगा, रंजक कह सकते हैं इसे। रंजक मतलब जो हमारे ब्लड को रंग देगा, हमारा कलर जो लाल होगा ना वो इसकी वजह से होगा, हीमोग्लोबिन वजह से। और इसमें भी हीमो, और ये जो ग्लोबिन होगा, ग्लोबिन क्या होगा, ये होगा एक प्रोटीन। और ये कैसा प्रोटीन होगा, लोहयुक्त, यानी कि एफ यानी लोहयुक्त प्रोटीन, लोहयुक्त प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होगा, इसका लीवर में होगा, इसका निर्माण कहाँ होगा, लीवर में। दोस्तों हमारे
जो रुधिर है उसका रंग लाल जो होगा वो इसकी वजह से होगा, हीमो नामक रंजक की वजह से। ठीक है, अगर इनकी बात करूं आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने आरबीसी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। जैसे भी आरबीसी का काम, आरबीसी का काम क्या होगा, तो आरबीसी के कार्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका कार्य है हमारी जितनी भी भाई ऑक्सीजन और प्लस CO, भाई ऑक्सीजन को तो ये ले जाती है हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का जो काम होता है वो आरबीसी का होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर इसका आरबीसी का जो मुख्य काम होता है वो ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ठीक है, हमारे ब्लड में इसकी जो मात्रा होनी चाहिए ना वो 12 से 16 मिलीग्राम होनी चाहिए। दोस्तों 16 से प्रति घन मीटर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे चलें पर मिलीमीटर में पर mm। ठीक है, और इनकी जो हमारी संख्या कितनी होती है कि 4 से 5.5 बिलियन तक होगा। तो सबसे ज्यादा जो रक्त कणिका होगा ना उसमें 90% क्या होगा, 90% आरबीसी होती है। 90% आरबीसी होती है। अब आ गया दूसरा, अब लेते हैं डब्ल्यूबीसी। दोस्तों डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें अगर हम, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिका, दोस्तों श्वेत रक्त कणिका जो पहली बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट। तो इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और अगर दोस्तों इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये हमारे शरीर की रक्षा करने का काम होता है। शरीर की रक्षा करना। शरीर का सिपाही भी नहीं बोला जाता, शरीर का सिपाही है ना दोस्तों। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या, डब्ल्यूबीसी क्या है, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, इन्हें बोला क्या जाता है ल्यूकोसाइट, शरीर का सिपाही कहा जाता है ना। शरीर की रक्षा, जितने भी हमारे शरीर में जितने भी बाहरी जीवाणु एंटर करते हैं ना, जो भी रोगाणु होंगे, बाहरी जीवाणु होंगे, तो उनका जो भक्षण करेगी कौन करेगी, आरबीसी करेगी। इनकी संख्या जो होती है वो होगा 9000, लगभग 9000 के करीब होती है हमारे शरीर में दोस्तों। तो इसमें शरीर का सिपाही इसे क्यों कहा जा रहा है ना, क्यों कहा जा रहा है, इसके अंतर्गत भी 3 तरह की पाई जाती है कण। एक तो कहा जाए लिम्फोसाइट, नंबर 1 लिम्फोसाइट, या नंबर 2 न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है 76%। नंबर 3 बेसोफिल्स। और नंबर 4 की बात करूं ये इओसिनोफिल्स। दोस्तों अगर इनकी बात करें, देखो लिम्फोसाइट क्या करती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है ना। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, ये जो बाहरी रोगाणु होते हैं, रोगाणु जीवाणु। देखो लिम्फोसाइट क्या करेगी, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाएगी। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, इनका भक्षण करती है, जो भी बाहरी जीवाणु होंगे, रोगाणु होंगे, है ना। बेसोफिल्स भी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, बाहरी रोगों से सुरक्षा करेगी। इओसिनोफिल्स क्या करती है, ये सेंसिटिविटी ना होती है हमारे शरीर में, उसके लिए उत्तरदायी होती है, संवेदनशीलता के लिए। संवेदनशीलता के लिए कौन उत्तरदायी है, इओसिनोफिल्स। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछा गया कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, हमारी जो संवेदनशीलता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इओसिनोफिल्स क्या है, इओसिनोफिल्स किसके अंतर्गत आती है, डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण करना।
बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारे शरीर में। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बनाकर और दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारी नसें होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसमें ब्लड किस प्रकार होता है। मान लो ये है, तो ये हमारे भाई दोस्तों ये है, मान लो ये। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं कि इसका मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, ब्लड का किस प्रकार होता है। दोस्तों ये सपोज करो ये नस है हमारी, तो इसमें जो ब्लड होगा वो इस तरह से ब्लड होता है, ऐसे ही ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड में आरबीसी जो होगी वो तो इस तरह है, आरबीसी जो पाई जाएंगी वो ऐसे पाई जाएंगी आरबीसी। भाई हमें तो देखने में ब्लड ऐसा ही लगता है, भाई तरल सा पदार्थ होता है, लेकिन अगर हम इसे सही से हम इसकी चेक करते हैं तो इस तरह से पाया जाता है। ये तो होगी इसकी आरबीसी, ये तो होगी आरबीसी। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की बात करूं, डब्ल्यूबीसी कैसे होती है, इस तरह से ऐसे डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी है ना। और ये जो होती है, ये क्या होगा है दोस्तों, ये जो होगा ये प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा हमारे शरीर में तरल भाग है वो ऐसा घूमता रहता है, उसके अंदर क्या होगी, आरबीसी होगी, फिर डब्ल्यूबीसी। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वे ऐसे 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 रहती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डब्ल्यूबीसी का जो क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी दोस्तों भाई 2 से 4 दिन का क्या होगा, इसका कार्यकाल होगा। इसका जो कार्यकाल होगा यानी कि समय अवधि होगा, कितने दिन तक ये इसका निर्माण हुआ, इसका भी काम हुआ, बोन मैरो में हुआ, कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा, है ना। तो ये बनी और इसी क्या होगा, इसमें ही मर जाएगा जाके ये, क्योंकि जो जीवाणु हैं, जो हमारे रोगाणु होते हैं, उनका भक्षण करते रहते हैं इस प्रकार से, ऐसे हाँ ले लेकर खत्म हो जाए, तुरंत क्या होगा, ही मर जाए, है ना। प्लाज्मा इस तरह से, प्लाज्मा सारे नस में घूमती रहती है, आरबीसी यहाँ होगी, डब्ल्यूबीसी ये होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। अब आगे प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स को एक अन्य, अगर प्लेटलेट्स ना आए तो इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता, रक्त बिंबाणु, या फिर पट्टिकाणु से, जो शुद्ध हिंदी में, जैसे यूपी में क्या होगा, यूपी के एग्जाम्स में कभी क्या होगा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी दे में ऐसे पट्टिकाणु, क्योंकि मैंने बताया नहीं अभी ये किस तरह से ऐसे ऐसे पड़ी रहेगा उसमें हमारे ब्लड में, है ना। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम जो होगा हमारे ब्लड में, रक्त का थक्का जमाना होता है। दोस्तों रक्त का थक्का कैसे, जैसा हमारे शरीर में कहीं से कट जावा है कभी कभी, तो रक्त बहना शुरू हो जा रहा है, तो वहां पर कुछ देर बाद एक लेयर जम जा रहा है, जो कि रक्त क्या होगा, बहना बंद हो जा रहा है ना। तो उस सबसे इस क्या काम होता है इसका, जो रक्त का थक्का जमाना, किसका काम होगा, प्लेटलेट्स का। रक्त का थक्का जमे कैसे है, आप देखो सबसे पहले एक प्रोटीन पाई है, एक दोस्तों कैसे, अब देखो रक्त का थक्का कैसे जमा है, रक्त का थक्का सबसे पहले क्या होगा, एक प्रोटीन पाई जाएगी इसमें, एक प्रोटीन हिस्सा लेगी, एक विटामिन हिस्सा लेगी, एक विटामिन हिस्सा लेगी, और एक धातु होगी। कैसे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी होगा, फाइब्रिनोजन, और प्लस एक कौन सी होगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और विटामिन की बात करें तो विटामिन के होगी। अगर धातु की बात करें तो धातु कौन सी होगा, कैल्शियम। दोस्तों इसे जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, प्लेटलेट्स की ना प्रोथ्रोम्बिन भी कहना है, प्रोथ्रोम्बिन, है ना। अब दोस्तों क्या होगा, जब भाई रक्त का थक्का जम जा रहा है, तो फिर उसमें हमारे अंदर थक्का क्यों नहीं जमता, हमारे शरीर में ब्लड जो नहीं जमता, उसका कारण क्या है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं
हिपेरिन। हिपेरिन का क्या काम होता है, जैसे ही हमारा कहीं कट लगा, हमारे शरीर में कहीं भी कट लगा, तो क्या होगा, ये जो हिपेरिन प्रोटीन है, हिपेरिन प्रोटीन तुरंत एक्टिव हो जाता है, वायु के संपर्क में आया और तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे शरीर में कौन सा प्रोटीन है जो नहीं जमने देता, तो कौन सा, हिपेरिन प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं जमने देता रक्त का थक्का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये प्लेटलेट्स का काम था, जो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, आज हमने रक्त के बारे में जाना। रक्त को दो तरह से बांटा गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे को। रक्त को दो प्रकार से बांटा गया, एक तो प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिका। रक्त कणिकाओं को भी तीन प्रकार से बांटा गया, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और जो हमारी प्लाज्मा है उसका क्या कार्य होगा, वो हमारे भोजन का संवहन करती है, तरल अवस्था में पाई जाती है, हार्मोन्स का संवहन करती है ना। और उसके बाद में दूसरा क्या है, फिर हम रक्त कणिका की बात करें तो आरबीसी के बारे में पढ़ा। आरबीसी का क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा, है ना। उसके बाद में क्या होता है, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने पढ़ा, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, है ना। बाहरी जो रोग जीवाणु उनसे रक्षा करती है। उसके बाद में हमने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, भाई रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है, वो प्लेटलेट्स है ना। कौन सी प्रोटीन काम में कौन सी प्रोटीन है जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रोजन है, हिपेरिन है। विटामिन सी बात करें तो विटामिन के है। दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फ्लिकोनिन होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि बी कॉम्प्लेक्स क्या, सभी को लिखने हैं बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन B1, 2, 3 के सबके कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं रासायनिक नाम। इसका होता है फ्लिकोनिन, फ्लिकोनिन। ठीक है, धातु कौन सी है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, वो कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हर जगह शेयर करो और जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जितने भी ग्रुप हैं हर जगह सेंड करो और हर बच्चा अपने स्टेटस पर इसका लिंक लगा दो दोस्तों। बिल्कुल बढ़िया तरीके से पूरा जुगाड़ फिट कर दिया साइंस का। ठीक है दोस्तों, अब तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको ब्लड का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, अलविदा साथियों।